पैसा तुम्हारा पर चलेगा मेरा, क्या ऐसे ही चलेगी देश की सरकारें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का गहरा विश्लेषण। आज हम बात कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, जिसका शीर्षक है एक सतर्क संकेत या सजेशन, या आप कह सकते हैं इसको पुश, जिसका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कॉशस का मतलब सतर्क होता है, और नज का मतलब होता है एक हल्का सा पुश, या आप कह सकते हैं सजेशन। तो कह रहा है ना कि ये जो वित्त आयोग जो करने जा रहा है, या जो सिफारिशें की है, वो एक इसमें ना छोटा सा एक पुश की बात की है, जबकि ज़रूरत है एक फंडामेंटल मतलब कि चेंज की ज़रूरत है, यानी कि मूलभूत बदलाव की ज़रूरत है। तो इसी के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है ये जो सिफारिश है, जो केवल संरचनात्मक परिवर्तन ही राजकोषीय संघवाद, यानी कि जो वित्त जो एक सिस्टम है, फाइनेंस को जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है आपको सेंटर और स्टेट के बीच, उसमें जो संतुलन कैसे आप रीस्टोर कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि केवल स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि फंडामेंटल चेंज ही जो है ना, वो बहाल कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है फिर से बैलेंस को, संतुलन को इन फिस्कल फेडरलिज्म में। फिस्कल फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें राज्य और केंद्र का संबंध स्थापित है वहाँ पर, या वो एक व्यवस्था है जिसके तहत सारा काम होता है। तो यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारे देश के जो फिस्कल फेडरलिज्म के भविष्य का सवाल है। क्या वाकई राज्यों को वह आज़ादी मिल रही है जिसकी उन्हें ज़रूरत है? इस विश्लेषण में हम जानेंगे राज्यों की 41% हिस्सेदारी, क्या यह काफ़ी है जब राज्य 50% की मांग कर रहे थे? टैक्स एफर्ट से जीडीपी में योगदान, इस नए नियम से कौन सा राज्य मालामाल होंगे? जनसंख्या नियंत्रण वर्सेस जनसांख्यिकीय लाभांश, ठीक है ना, यानी कि डेमोग्राफिक जो आप परफॉर्मेंस है, और जो डेमोग्राफिक जो एक तरीके से डिविडेंड है, वो दोनों के वर्सेस में कि क्यों अब आबादी बढ़ाने पर दंड नहीं मिलेगा। सेस और सरचार्ज का मायाजाल, यानी कैसे केंद्र के पास ही रह जाता है राज्यों का हक। और सबसे अहम, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी कि सेंट्रल के द्वारा जो फंडेड जो योजनाएं हैं, क्या ये राज्यों को आत्मनिर्भर बना रही है, या सिर्फ दिल्ली की प्राथमिकताओं का मोहरा? आज का यह एडिटोरियल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वित्त आयोग ने राज्यों की वित्तीय ज़रूरतों को, यानी कि फाइनेंशियल जो नीड्स है, उसको गंभीरता से लिया है, या फिर सिर्फ एक सतर्क संकेत देकर काम चला लिया है। यानी कि सतर्क संकेत, एक कॉशियस, बड़ा मतलब कि एक सजेशन, एक पुश कहिए, वो देकर काम चला लिया। मतलब छोटा सा एक ना थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिए आप उससे, उसी से काम चल गया। तो ये बात एडिटोरियल में ये उठाया जा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस गहन चर्चा में, जहां हम इस एडिटोरियल की हर परत को खोलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन इट्स मच अवेटेड रिकमेंडेशन, ठीक है, इन इट्स मच अवेटेड रिकमेंडेशन, मच अवेटेड का मतलब बहुप्रतीक्षित, ठीक है ना, विच वर ऑल्सो टेबल्ड ऑन संडे, जिसको कि देखिए रिकमेंडेशन आया, किसका रिकमेंडेशन आया? ये फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग जिसको कहते हैं, उसका जो मच अवेटेड, यानी कि बहुत दिनों से प्रतीक्षित था, यह रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, ठीक है, जिसको कि संडे को पेश भी किया गया था। द 16th, यानी कि 16वें फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एज एंटिसिपेटेड, जैसा कि प्रतीक्षा था, जैसा कि अपेक्षा था, हैज़ रिकमेंडेड, उसने सिफारिश की है, दैट द वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है, वो दोनों शब्द का
बहुत ही बेहतरीन तरीके से 30 जनवरी के वीडियो में समझाया गया है। आप इस एडिटोरियल को देखने से पहले उस एडिटोरियल को ज़रूर देखें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बाद बाकी आपके हाथ में है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं। तो ये जो फाइनेंस कमीशन जो है 16 जो 16 में जो है एज एंटिसिपेटेड, जैसा कि अपेक्षा थी, हैज़ रिकमेंडेड, उसने सिफारिश की है। क्या सिफारिश की है? दैट द वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो जो है, जो कि ये डैश में बंद हो गया, ये बता रहा है ये स्टेट का शेयर होता है इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी कि केंद्रीय करों के जो डिविजिबल पूल होते हैं, जो विभाज्य कर जिसको कह सकते हैं, उसका जो एक पूल होता है या उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी जो है उसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन रेशियो। ठीक है, इसको बरकरार रखा जाए, रिटेन किया जाए। रिटेन मतलब बरकरार, वो चीज़ मेंटेन करना एट 41% जो पहले था फॉर द पीरियड 2026-2031, यानी कि 2026 से 2031 के बीच की अवधि में इसे 41% में ही जो है इसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, स्टेट्स वांट दिस टू बी 50%, लेकिन राज्य क्या चाहते थे कि यह जो है 50% हो जाए, है ना। ये कितना प्रतिशत हो जाए? 50% हो। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है? 41% में ही इसको रिटेन करने की बात की है। दिस इज डिस्पाइट द कमीशन एक्नॉलेजिंग द टाइटनिंग फिस्कल स्पेस स्टेट्स फेस अंडर द GST फ्रेमवर्क एंड दैट ग्रोइंग मिसमैच between expenditure responsibilities and assured revenues has increasingly left them with recourse to market borrowings। ये इतना बड़ा लाइन है, देखिए थोड़ा सा लाइन टफ है। दिस इज डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब बावजूद होता है, बावजूद इसके कि कमीशन ने इस बात को माना है। इस बात को माना है, किस बात को? द टाइटनिंग फिस्कल स्पेस स्टेट्स फेस, जो राज्य जो झेल रहे हैं टाइटनिंग फिस्कल स्पेस, यानी कि जो वित्त को लेकर जो है, यानी कि फाइनेंस को लेकर जो वहाँ जो दबाव हो रहे हैं, मतलब राज्यों में जो दबाव पड़ रहे हैं मनी को लेकर। ठीक है, अंडर द GST फ्रेमवर्क, GST फ्रेमवर्क के तहत, एंड द ग्रोइंग मिसमैच, और जो ये बढ़ता हुआ जो मिसमैच है, जो बेमेल जो है बिटवीन एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो राज्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपेंडिचर को लेकर, और जो एस्योर्ड रेवेन्यूज़, जो मतलब कि सरकार से या केंद्र से जो एस्योर्ड रेवेन्यूज़ जो आ रहा है, उसमें जो एक अनियमितता है, उसमें एक बेमेलता है, वो इस हैज़ इंक्रीजिंगली लेफ्ट देम। ये देम जो है ये राज्यों के लिए है, स्टेट्स के लिए है। ठीक है ना, स्टेट्स के लिए है देम। ठीक है ना, वो जो है राज्यों को छोड़ दिया है, किसके भरोसे? विथ रिकॉर्स टू मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, ये मार्केट से उधार लेने के भरोसे छोड़ दिया है एज द प्रिंसिपल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। किसके रूप में? एक मुख्य एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रूप में। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन तंत्र के रूप में। समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कमीशन जो है ना, ये द कमीशन कैप्ट द शेयर एट 41% इवन दो इट एडमिटेड, हालांकि ये एडमिट किया है दैट स्टेट्स हैव लेस रूम टू मैनेज मनी, यानी कि टाइटनिंग फिस्कल स्पेस हो गया ड्यू टू GST रूल्स, बिकॉज स्टेट्स हैव हाई एक्सपेंसेस बट लो फिक्स्ड इनकम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे आर फोर्स्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम द मार्केट टू सर्वाइव। तो वो लोग बाध्य हो जाते हैं कि आप जो है मतलब कि मार्केट से आप उधार लें। तो इसमें सिंपल जो मतलब ये है कि फाइनेंस कमीशन ने ये बात मानी तो है कि स्टेट्स के पास पैसे की कमी है, फिर भी उन्होंने स्टेट्स का हिस्सा नहीं बढ़ाया। ठीक है, यानी कि टाइटनिंग फिस्कल स्पेस का मतलब क्या समझे? GST आने के बाद स्टेट्स के पास खुद से टैक्स वसूलने की ताकत कम हो गई है, इस वजह से उनके पास खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। और मिसमैच क्या है? मतलब स्टेट्स की जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जिसके बारे में बात की गई है, वो बढ़ रही है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च। ठीक है, लेकिन उनकी कमाई यानी कि जो एस्योर्ड इनकम्स है, ठीक है ना,
जो एस्योर्ड आपका जो रेवेन्यू है, ये जो एस्योर्ड रेवेन्यू है वो जैसे मतलब कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, तो उनकी नहीं बढ़ रही। तो इसके वजह से क्या होता है, रिकोर्स टू मार्केट बोरोइंग्स, यानी कि आप जो है, क्योंकि उनके पास अपना जो है पैसा कम है और सेंटर से भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए स्टेट्स को मजबूरन मार्केट से कर्जा लेना पड़ रहा है ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। समझे बात को? तो आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए कि जो कमीशन है यानी कि आयोग जो है, वो जानता है कि जीएसटी की वजह से स्टेट्स के हाथ बंधे हुए हैं और उन पर खर्च का ज़्यादा बोझ भी है, जिसकी वजह से उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है मार्केट से। फिर भी आयोग ने उन्हें टैक्स में ज़्यादा हिस्सा देने की कोई खास कोशिश नहीं की। ठीक है, वही चीज़ बोला, दिस इज डिस्पाइट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये देखिए, प्रिडिक्टिवली, जैसा कि पहले से ही अनुमान था या जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सेवरल स्टेट्स हैव क्रिटिसाइज्ड। पहले से ऐसा ही था, मतलब कि अनुमान था कि कई सारे जो स्टेट्स हैं, राज्य जो हैं, वो क्रिटिसाइज किया है द प्रोजेक्टेड डिवोल्यूशन फॉर द कमिंग फिस्कल। ये जो आने वाले जो वित्त वर्ष हैं उसके लिए जो प्रोजेक्टेड डिवोल्यूशंस जो है, यानी कि हस्तांतरण पैसों का 41% का, उसकी आलोचना की है, बट हैव ऑल्सो कॉशियसली वेलकम्ड। लेकिन साथ ही जो है उसने क्या किया है, बड़ा सावधानी से जो है स्वागत किया है अ ट्विक। एक ट्विक मतलब एक बदलाव, एक छेड़छाड़ जिसको कह सकते हैं, या ट्विक का मतलब क्या कहिएगा उसको, एक क्या कहेंगे, एक छोटा सा बदलाव इन द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला। ये जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला हमने बताया था ना आपको, कि ये जो है जब तक आप 30 जनवरी का वीडियो अगर देख लेते तो इसको जो है आसानी से समझना मतलब कि संभव हो पाता ये चीज़। तो मैं आपको मतलब कि रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें इसको देखने से पहले। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको जो है यहाँ बता देता हूँ ये क्या है। ये ट्विक जो होता है वो होता है आपको एक छोटा सा मतलब कि बदलाव, एक स्मॉल चेंज। ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल फार्मूला। हॉरिजॉन्टल फार्मूला में क्या होता है, ये रूल एक ऐसा नियम होता है जिसमें मतलब कि स्टेट ए से स्टेट बी को कितना पैसा जाना है और कितना पैसा नहीं जाना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। द रूल दैट डिसाइड हाउ मच मनी गोज टू स्टेट ए वर्सेस स्टेट बी। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ स्टेट्स मतलब कि स्टेट्स जो है वो कॉशियसली, बड़ा सतर्कता से, सावधानी से इसका स्वागत किया है, एक स्मॉल चेंज को, एक ट्विक को इन द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला में जो आया है, एक बदलाव छोटा सा, उसका स्वागत किया है। द फाइनेंस कमीशन 16 हैज़ रीवर्क द अर्लियर टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन। ठीक है, यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या किया है, रीवर्क किया है द अर्लियर टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन इनटू अ ब्रॉडर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। पहले टैक्स एफर्ट की बात होती थी, अब जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूशन आप कितना दे रहे हैं उसमें बात हो रही है, मेजर एंड रेज्ड इट्स वेट शार्पली। ठीक है ना, और अपना जो महत्व को बढ़ा दिया है फ्रॉम 2.5% अंडर द FC 15 टू 10%। FC मतलब फाइनेंस कमीशन 15। ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, इसका सिंपल मतलब आप जो समझेंगे इसको क्या समझेंगे, फाइनेंस कमीशन जब स्टेट्स के बीच पैसा बांटता है तो वो देखता है कि किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए। समझ गए? इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पुराना रूल किया था जिसको आप टैक्स एफर्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पर टैक्स एफर्ट, ये पुराना रूल है। तो टैक्स एफर्ट क्या है पुराना रूल, पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि कोई स्टेट कितनी मेहनत से टैक्स इकट्ठा कर रहा है, इसका वेटेज बहुत कम था, सिर्फ 2.5% है ना, यहाँ पर 2.5%। लेकिन नया रूल क्या है, नया रूल है आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, नया रूल जो है FC 16 मतलब यानी फाइनेंस कमीशन 16 जो है ने इसे बदल दिया। अब ये देखा जाएगा कि उस स्टेट की इकोनॉमी कितनी बड़ी है
और वो देश की जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है। समझ गए? तो और क्या है, एंड रेज्ड इट्स वेट शार्पली। ठीक है, और इस नए रूल की वैल्यू यानी कि इंपॉर्टेंस को 2.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। यानी कि अगर सिंपली अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो स्टेट ज़्यादा कमाई कर रहे हैं और देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उन्हें अब पहले के मुकाबले ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। तो ये कहने की कोशिश हो रही है इस आपको मतलब कि लाइन में, तो वही है रीवर्कड। ठीक है, एफसी हैज़ रीवर्कड मतलब रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक, फिर से रीऑर्गेनाइज किया है द अर्लियर टैक्स एफर्ट। पहले का जो टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन को अब उसको बदल दिया है ब्रॉडर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेजर में, और इसके वेट को बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। पहले 2.5% था, अब जो है 10% है। चलो आगे चलते हैं। दिस चेंज इज इंटेंडेड टू रिवार्ड productive and efficient states and represents a modest but meaningful attempt to link governance outcomes with fiscal transfers। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है ना, ठीक है, इस बदलाव का जो मकसद है उन स्टेट्स को इनाम देना है जो प्रोडक्टिव हैं, यानी कि ज़्यादा उत्पादन करने वाले हैं और एफिशिएंट है ना। यहाँ पर ये प्रोडक्टिव हैं और एफिशिएंट। तो प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा उत्पादन करने वाले, और एफिशिएंट मतलब कि काम को सही ढंग से करने वाले, एफिशिएंट हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे स्टेट्स को क्या करने का है कि उसको जो है इनाम देने का है। ठीक है ना, मतलब जो स्टेट्स मेहनत करके अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं उन्हें फ़ायदा मिले। ठीक है, और दूसरा जो शब्द को समझने की ज़रूरत है वो क्या है, यहाँ बोल रहा है कि एंड रिप्रेजेंट्स, ये जो चेंज है ना, ये चेंज, इसके लिए वर्ब ये है एंड रिप्रेजेंट्स, और ये रिप्रेजेंट्स करता है अ मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मामूली लेकिन मीनिंगफुल, सार्थक, असरदार अटेम्प्ट, प्रयास टू लिंक गवर्नेंस आउटकम्स विथ फिजिकल ट्रांसफर्स। ठीक है ना, लेकिन साथ ही क्या बोल रहा है कि सरकार के काम का जो नतीजा है, यानी कि अगर कोई स्टेट अच्छा शासन यानी कि गवर्नेंस, ठीक है ना, अगर अच्छा शासन कर रहा है तो उसका नतीजा अच्छी इकोनॉमी और जीडीपी के रूप में दिखता है ना। जहाँ अच्छा शासन होगा तो वहाँ तो जीडीपी या फिर आपका जो है इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो ये चीज़ कहने की कोशिश हो रही है कि ये रिप्रेजेंट भी करता है, हालांकि मामूली है लेकिन मीनिंगफुल अटेम्प्ट है टू लिंक गवर्नेंस आउटकम्स विथ फिजिकल ट्रांसफ़र, यानी कि जो फिजिकल ट्रांसफर्स हो रहा है, कितना किसको देना दिया जाना है, तो वो जुड़ा हुआ है अब गवर्नेंस के आउटकम से भी। समझ गए? तो कमीशन चाहता है कि पैसा बांटते वक्त सिर्फ यह न देखा जाए कि कहाँ गरीबी ज़्यादा है, बल्कि यह भी देखा जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है। पैसा देने को यानी कि ट्रांसफ़र का काम जो है वो काम के नतीजे से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, काम के नतीजे से, ये गवर्नेंस आउटकम से इसको जोड़ा जा रहा है पैसा बांटने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया है ना। आइए, हाउएवर द रिजल्टिंग गेन्स आर डेलिबरेटली रिस्ट्रेन, हालांकि ये जो रिजल्टिंग गेन्स है, जो लाभ है ना, आर डेलिबरेटली, जानबूझकर उसको रिस्ट्रेन किया गया है, नियंत्रित, एक तरीके से सीमित रखा गया है। यानी कि इवन विद द न्यू रूल, यहाँ कि यहाँ इस रूल के साथ भी कि मतलब कि द एक्चुअल एक्स्ट्रा मनी स्टेट्स विल गेट, जो एक्चुअल एक्स्ट्रा मनी जो कि राज्य को मिलेगा, हैज़ बिन केप्ट लो ऑन पर्पस, जानबूझकर जो है उसको कम रखा गया है। ठीक है ना, यानी कि जो रिजल्टिंग एक्चुअल एक्स्ट्रा मनी जो है ना, वो जो उसको जानबूझकर सीमित रखा गया है। द एफसी 16 मेक्स इट क्लियर, ये जो फाइनेंस कमीशन 16 जो है इस बात को स्पष्ट कर देता है दैट एनी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल devolution must be undertaken gradually to avoid abrupt redistributive shocks to states that are more dependent on transfers। समझ गए? इसको नहीं समझे होंगे तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बोल रहा है कि आपको
ये जो कमीशन है ना वो कहता है कि ये जो बदलाव है वो क्या है, ये चेंजेस जो है, हाउ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट्स, वो जो कैसे मनी को जो है वो डिवाइड किया जाएगा स्टेट्स के बीच, ये जो चेंजेस है ये स्लो होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि FC 16 मेक्स इट क्लियर दैट एनी रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, कोई भी रीस्ट्रक्चर मतलब फिर से जो उसमें बदलाव लाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में, ठीक है, तो दैट जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आपको बताया था कि मनी जो है जो स्टेट्स के बीच में जो बांटा जाना होगा, ठीक है, तो वो जो है कि जो ये चेंजेस होगा री स्ट्रक्चरिंग का ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, वो मस्ट बी अंडरटेकन ग्रेजुअली, उसको जो है धीरे धीरे किया जाना चाहिए या किया जाएगा। ठीक है, मस्ट बी अंडरटेकन ग्रेजुअली। क्यों धीरे धीरे किया जाएगा? ताकि जो है आप अवॉइड कर सकें एब्रप्ट रीडिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स को टू स्टेट्स दैट आर मोर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफर्स, ताकि आप क्या कर सकें, जो राज्यों को जो अचानक पुनर्वितरण के झटके से बचाया जा सके, जो हस्तांतरण पर अधिक निर्भर है। यानी कि आपको इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि इफ स्टेट्स मतलब कि यदि वो जो मतलब ये चेंज जो है दे चेंज इट टू फास्ट, स्टेट्स दैट रिलाई हैविली ऑन सेंट्रल मनी, यानी कि अगर वे इस चीज़ को बहुत जल्दी इसमें बदलाव लाते हैं तो जो राज्य हैं जो मतलब कि अधिक निर्भर करते हैं सेंट्रल मनी पर यानी कि केंद्र के पैसे पर, उनको जो है ना सडन फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि अचानक जो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, एब्रप्ट शॉक्स का सामना करना पड़ सकता है। समझे बात को? तो ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, अगला लाइन है क्या? अकॉर्डिंगली द वेट अकॉर्डेड टू, अकॉर्ड मतलब दिया जाना, ठीक है, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली क्या कहेंगे इसको आप मतलब कि उसके अनुसार कहिए। अकॉर्डिंगली द वेट मतलब इसके अनुसार द वेट अकॉर्डेड टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को वेट जो दिया गया था, जो महत्व दी गई थी, हैज़ बीन रिड्यूस्ड, उसको जो है कम कर दिया गया है, वो वेट को कम कर दिया गया है। ठीक है ना, वेट को कम कर दिया गया है। रिफ्लेक्टिंग द व्यू दैट पेनलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट एट अ टाइम, कि आप जो है ना उस व्यू को दर्शाते हैं, विचार को मतलब दर्शाते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को यानी कि आबादी के वृद्धि को लेकर जो है आप उसको पेनलाइज करेंगे यानी कि उसको सजा देंगे, तो अब वो उचित नहीं है एक ऐसे समय में जब इंडिया इज़ क्लॉक टू द पीक ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब इंडिया जो है अपने शिखर पर है। किसके शिखर पर है? मतलब शिखर के करीब है, क्लोज मतलब करीब, और पीक मतलब शिखर डेमोग्राफिक डिविडेंड के, यानी कि जो आपको आबादी के बढ़ने से जो है आपको लाभ पहुंच रहा है उसके शिखर में है। इसका मतलब सिंपली आप इसे समझिए कि इसका जो पॉपुलेशन के को कंट्रोल करने में स्टेट का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि पहले जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था, लेकिन अब उसके वेट को रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब उसके महत्व को कम कर दिया गया है। फाइनेंस कमीशन जो है उसने क्या किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल वाले रूल की इम्पोर्टेंस को कम कर दिया है, यानी कि आप कंट्रोल करेंगे तो उसमें आपको वेट उतना नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कमीशन का मानना है कि अब पॉपुलेशन बढ़ने पर स्टेट्स को सजा देना सही नहीं है। अब क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को ज़्यादा मतलब कि तवज्जो मिलेगी। इंडिया जो है अब उस स्टेज पर है जहां हमारी जवानों की आबादी यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इससे डिविडेंड यानी कि फ़ायदा मिलता है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को अभी भी पनिश करते रहेंगे तो स्टेट्स अपने जवान लोगों यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन की ज़रूरतों यानी कि जैसे जॉब्स हो गया, एजुकेशन हो गया, को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर इनाम मिलता था, पर अब कमीशन को लगता है कि पॉपुलेशन हमारी ताकत है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ाने पर स्टेट्स का पैसा काटना बंद करना चाहिए। समझ के बात को?
हाँ, आगे बढ़े। कन्वर्सली द वेट फॉर पॉपुलेशन साइज हैज़ बीन मॉडेस्टली इंक्रीज्ड। कन्वर्सली का मतलब समझते हैं? कन्वर्स का मतलब हो गया ऑन द अदर हैंड, ठीक है, यानी कि दूसरी तरफ, या आप किसको कह सकते हैं, इसके विपरीत भी कह सकते हैं। तो इसके विपरीत या दूसरी तरफ जो है द वेट फॉर पॉपुलेशन साइज, ये जो पॉपुलेशन साइज के लिए जो वेट, जो महत्व है, हैज़ बीन मॉडेस्टली इंक्रीज, उसमें जो है ना जनसंख्या के आकार के लिए महत्व को मामूली रूप से बढ़ाया गया है। अब देखिए आगे क्या है, द नेट इफेक्ट इज दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स सच एज तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र सी ओनली इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। वो केवल जो है ना थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे इन देयर इंटर स्टेट शेयर्स में, ठीक है। इंटर स्टेट शेयर्स का मतलब क्या समझे? इंटर स्टेट शेयर्स का मतलब वो जैसे कि मतलब ये सारे जो चेंजेस होने के बाद जो स्टेट्स जो है जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह, उनको क्या ना बहुत ही कम, मतलब कि वेरी टाइनी बिट मोर मनी जो है वो मिलेगा, मतलब इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स होगा देन बिफोर, पहले के अपेक्षा, ठीक है। तो इंटर स्टेट शेयर्स में जैसे कि हर शेयर्स का, जैसे अगर महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इन दोनों के बीच अब सब समान नहीं, केवल कि आबादी के अनुसार जो है उसको ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है आबादी तो है ही, लेकिन साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि जो राज्य जो है जीडीपी में, ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, उसको जो है उसको भी तवज्जो ज़्यादा मिलेगी अब। तो ये मतलब कि नेट इफ़ेक्ट जो है, कुल प्रभाव जो है वो क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है, जो औद्योगिक राज्य हैं, ठीक है ना, जैसे कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र, उसमें जो है ना केवल मतलब कि मामूली सुधार देखने को मिलेंगे अंतर्राज्यीय शेयरों में, अंतर्राज्यीय हिस्सों में, ठीक है ना। This caution is understandable but also underscores the limits of the commission ambition. ये जो कॉशन है ना, ये जो मतलब कि सावधानी जो है, कॉशन मतलब सावधानी ही होता है, ये कॉशन जो है ना इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने लायक है, मतलब इस समझ में आती है, मतलब कि बीइंग केयरफुल इज़ ओके, ठीक है, यानी कि सावधान रहिए तो ये ठीक है। लेकिन ये यह भी दिखाता है कि कमीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेव नहीं है, बहुत ज़्यादा साहसी नहीं है, ठीक है ना, कि बड़े बड़े चेंज कर सके, बिग एंड बोल्ड चेंजेस ला सके। तो वही चीज़ बोल रहा है, द कॉशन इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आती है इस बात को, लेकिन यह भी रेखांकित करती है, ये भी हाईलाइट करती है, अंडरस्कोर में हाईलाइट करती है द लिमिट्स ऑफ द कमीशंस एम्बिशन। जो कमीशन का जो एम्बिशन है, जो इच्छा है, उसकी सीमा को भी ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है, उसको उजागर करती है, उसको रेखांकित करती है, समझ गए। तो इसका मतलब हो गया कि कमीशन इज़ नॉट ब्रेव एनफ, ठीक है ना, टू मेक बिग एंड बोल्ड चेंजेस, समझ गए। अब देखिए, अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल कुड हैव बीन सेंट थ्रू अ स्टैगर्ड इंक्रीज, ठीक है ना, थ्रू अ स्टैगर्ड इंक्रीज इन वर्टिकल devolution, for instance by committing to raise the state share to 45% by 2031, expanding discretionary fiscal space while preserving stability, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल, एक मतलब कि मजबूत, एक क्या कहेंगे आप इसको, स्ट्रॉन्गर को आप मतलब एक मतलब ये कहिए कि मजबूत इशारा जो है वो दे सकता था। ये कुड हैव बीन सेंट है ना, कुड हैव बीन सेंट मतलब ऐसा कर सकता था, यानी कि हुआ नहीं वो चीज़, ठीक है, ऐसा किया जा सकता था। तो एक मजबूत इशारा या सिग्नल, संकेत दिया जा सकता था, कैसे? थ्रू अ स्टैगर्ड इंक्रीज। स्टैगर्ड मतलब क्या होता है? स्टैगर्ड मतलब बिखरा होना, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा थोड़ा कहिए, ठीक है ना, धीरे 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 बढ़ाकर जो है आप इसको इसमें जो है एक 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 स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे सकते थे, एक मजबूत संकेत दे सकते थे इन वर्टिकल
डिवोल्यूशन यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन में स्टैगर्ड इंक्रीज लाकर, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ोतरी लाकर एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे सकते थे। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, बाय कमिटिंग टू रेज द स्टेट शेयर टू 45% बाय 2031, यानी कि 2031 तक का जो स्टेट के जो हिस्सा है उसको 45% तक बढ़ाने की प्रतिबद्ध होकर, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाना के सेंस में कमीशन ने स्टेट्स का हिस्सा 41% पर ही रोक रखा था या रोक दिया है, क्योंकि राइटर का जो कहना है कि ये जो मतलब कि हिस्सा है 41% से बढ़ाकर 2031 तक 45% करने का वादा किया जा सकता था। ये जो वादा है या कमिटिंग जो है या प्रतिबद्धता जताया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। एक्सपेंडिंग, और इससे क्या होता, डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्पेस, यानी कि आपका जो है ना एक अपनी आज़ादी मिल जाती। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब कि मतलब वो क्या कहेंगे आप, जो भी एक्टिविटी होती है आपके राज्य में, तो उसको लेकर एक कहीं ना कहीं आपको एक मतलब कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, एक आपको पावर मिलता, ठीक है, वाइल प्रिजर्विंग स्टेबिलिटी, जबकि साथ ही साथ आप अपनी स्थिरता तो को भी बनाए रख सकते थे, ठीक है। तो कमीशन को कहना चाहिए था कि अभी 41% ले लो, पर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर हम इसे 45% कर देंगे। लेकिन कमीशन का जो एम्बिशन है उसकी अपनी एक सीमा है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को इस एडिटोरियल में रेखांकित की गई है, अंडरस्कोर किया गया है। वही बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल भेज सकते थे, एक मतलब कि वर्टिकल डिवोल्यूशन में थोड़े थोड़े इंक्रीज करके। उदाहरण के लिए, बाय कमिटिंग टू रेज द स्टेट शेयर, यानी कि ये प्रतिबद्धता करते हुए या प्रतिबद्ध या एक तरीके से कमिटिंग मतलब एक तरीके से आपका ये कि प्रॉमिस करते हुए, ठीक है, कि आप जो है स्टेट का शेयर को जो है 41% से 45% तक बढ़ा दीजिएगा 2031 तक, धीरे धीरे धीरे, और इससे जो है डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्पेस का विस्तार भी होगा स्टेट्स के लिए, जबकि स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी या वो भी मतलब कि एक तरीके से वो बनाया रखा जा सकेगा, उसको मेंटेन किया जा सकेगा। तो ये बात हो रही है इसमें, समझ गए। मतलब कहने का मतलब कमीशन कुड हैव शोन more support by promising to slowly raise the state's share from 41% to 45% by the year 2031. This would have given states more freedom to spend money, यानी कि ज़्यादा फ्रीडम मिलता है अपना पैसा खर्च करने के लिए, जिसको डिस्क्रिशनरी स्पेस कह सकते हैं, while keeping the economy stable, जबकि अपने राज्य को स्टेबल भी रख सकते हैं, मतलब कि राज्य की अर्थव्यवस्था को स्टेबल भी रख सकते थे। तो ये कहने की बात हो रही है। चलिए, द एफसी फ्लैक्स का मतलब होता है पॉइंट्स आउट, इशारा करना, ठीक है ना। द एफसी फ्लैग्स द श्रिंकिंग ऑफ द इफेक्टिव डिविजिबल पूल ड्यू टू सेसेस एंड सरचार्जेस, बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ करेक्टिंग दिस बाय रिकमेंडिंग देयर इंक्लूजन इन द पूल। समझ गए इसको? मतलब एफसी क्या कर रहा है कि ये फ्लैक्स करता है, समझ गए ना, फ्लैक्स समझते हैं, फ्लैक्स का मतलब इशारा करना एक तरीके से, ठीक है। तो एफसी जो है यानी कि फाइनेंस कमीशन यानी कि आयोग कहिए, वो जो है पॉइंट आउट कर रही है कि जो यहाँ देखिए, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, कम होना, ऑफ द इफेक्टिव डिविजिबल पूल, ये जो एक्चुअल में जो एक कहिए इसको प्रभावी जो डिविजिबल पूल है, ठीक है, उसका कम होना, ये वजह क्या है इसका, ड्यू टू सेसेस एंड सरचार्जेस, यानी कि जो उपकर या अधिभार जो लगाते हैं उसके वजह से, मतलब ड्यू टू मतलब उसके कारण से, ये जो इफेक्टिव डिविजिबल पूल में क्या हुआ है, एक श्रिंकेजेस आई है, एक सिकुड़न आई है, उसमें कमी आई है। बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ, ये स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक मतलब कि एक इडियम से है, और इसका मतलब होता है कि फाइनल काम करने से पहले आप रुक जाते हैं।
तो स्टॉप शॉर्ट ऑफ करेक्टिंग दिस बाय रिकमेंडिंग देयर इंक्लूजन इन द पूल, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उन्हें पूल में शामिल करने की सिफारिश करके इसे ठीक करने से ये इसके पहले ही रुक जाता है, ठीक है ना। तो स्टॉप शॉर्ट ऑफ, लेकिन ये आपका जो फाइनेंस कमीशन है वो इसको सुधारने के बजाय जो है मतलब कि कैसे, तो रिकमेंड करके यानी कि सिफारिश करके कि इसको मतलब किसको, ये देयर का मतलब क्या हुआ, देयर का मतलब हो गया कहाँ गया, सेस और हाँ, ये देयर का मतलब सेस एंड सरचार्जेस। तो सेस और सरचार्जेस को पूल में शामिल करने की सिफारिश करके इसको ठीक करने के बजाय ये वहीं रुक जाता है, ठीक है ना, मतलब उसको छोड़ देता है, रुक जाता है, स्टॉप शॉर्ट ऑफ, ठीक है। टू बी श्योर मतलब निश्चित रूप से, टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स आर बजटेड टू राइज बाय 12.2%, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि टोटल जो है ना, टोटल कितना है, एक मिनट, निश्चित रूप से जो है टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स को जाने वाला जो हस्तांतरण है, जो ट्रांसफर्स है, जो मनी है, वो रखा गया है बजट में कि वो बढ़ेगा 12.2% तक, बिटवीन कब से 2025-26 से लेकर, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है, एंड 2026-27 जो कि बजट एस्टिमेट्स है। तो बजट एस्टिमेट 2026-27 और रिवाइज्ड एस्टिमेट 2025-26 के बीच ये जो है 12.2% बढ़ने का ये बजट में रखा गया है, ठीक है, टोटल ट्रांसफ़र जो स्टेट्स को किया जाना है। बट 1.2 लाख करोड़ और अबाउट 42% ऑफ दिस इंक्रीज, लेकिन कह रहा है कि ये जो 1.2 लाख करोड़ जो है आपका, और या फिर कहिए लगभग 42% ऑफ दिस इंक्रीज इज फ्रॉम रेवेन्यू ट्रांसफर्स, ठीक है। ये कहाँ से होगा, रेवेन्यू ट्रांसफर्स से होगा, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आएगा, ठीक है ना। रीइंफोर्सिंग, जो इस बात को मतलब रीइंफोर्स करेगा, यानी कि एक तरीके से स्ट्रेंथन करेगा गवर्नेंस मॉडल को, जिसमें स्टेट्स को एक्ट करना है, काम करना है एक इम्प्लीमेंटर्स के रूप में। इम्प्लीमेंटर्स किसके, और प्रायोरिटीज सेट इन दिल्ली, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो प्राथमिकताएं सेट की जाएगी उसी का इम्प्लीमेंटर्स के रूप में, उसको काम करने के रूप में स्टेट को काम करना पड़ेगा। मतलब उसका जो है ना एक जस्ट उसका एक मैनेजर के रूप में काम करना पड़ेगा, आप कह सकते हैं इसको। मतलब इसका सिंपल जो मतलब है कि जो दिख रहा है असल में वो है नहीं, दिखावा क्या है इसमें, इंक्रीज जो है बजट में दिखाया गया है कि स्टेट्स को मिलने वाला पैसा बढ़ गया है, ठीक है। बजट में जो दिखाया गया है कि स्टेट्स को मिलने वाला पैसा जो है वो बढ़ गया है ना। लेकिन क्या है कि असलियत क्या है कि उस बढ़े हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा, ये जो 1.2 लाख करोड़ है ना, ठीक है, 1.2 लाख करोड़ जो कि 42% ऑफ दिस इंक्रीज का है, तो उसका जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ना, ठीक है, असलियत में वो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि मतलब केंद्र द्वारा जो प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसके रूप में आ रहा है। मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रूप में आ रहा है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो योजनाएं होती है जो सेंटर बनाता है, यानी कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन या फिर मनरेगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा कि इम्प्लीमेंटर्स के रूप में, यानी कि इसका नतीजा जो होगा ये होता है कि स्टेट्स के पास अपना दिमाग लगाने का पैसा नहीं बचता, ठीक है। वो सिर्फ वही काम करते हैं जो न्यू दिल्ली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। आगे देखिए, FC's 16 recommendations recognizing the stresses in state finances but do not push for the structural change needed to restore the balance in fiscal federalism, ठीक है। कह रहा है कि ये वित्त कमीशन 16 जो है, यानी कि वित्त आयोग 16 जो है, उसकी उनकी जो सिफारिशें हैं, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, उनकी जो सिफारिशें हैं
वो इस बात को स्वीकार करती है, रिकग्नाइज करती है, मानती है कि जो दबाव है, स्ट्रेस है कहाँ पर, स्टेट के फाइनेंस में, स्टेट में जो मनी को लेकर जो समस्या है वो है, लेकिन यह जो है उसके लिए पुश नहीं करती है स्ट्रक्चरल चेंज के लिए, एक फंडामेंटल, एक मूलभूत बदलाव के लिए ये जोर नहीं लगाती है, बट डू नॉट पुश फॉर द स्ट्रक्चरल चेंज, जो ज़रूरत है, नीडेड टू रिस्टोर, ताकि बहाल किया जा सके क्या, बैलेंस, संतुलन को, इन फिस्कल फेडरलिज्म में। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब जहाँ सेंटर और स्टेट का रिलेशन होता है मनी से संबंधित के लिए, ठीक है। तो उस फिस्कल फेडरलिज्म में जो एक संतुलन स्थापित कर सके, उसके लिए जो, उसको बहाल करने के लिए जो ज़रूरत है स्ट्रक्चरल चेंज की, उसके लिए ये जो है आगे नहीं बढ़ रही है। समझ गए बात को? तो ये है पूरा का पूरा इसका निचोड़। आप क्या कहेंगे, मतलब कि 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिश का जो पूरा सच आप ने अभी जस्ट लाइन बाय लाइन देखा ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि राज्यों को 41% से ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि जीडीपी में योगदान को 10% वेटेज देना एक क्रांतिकारी कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। अगर आप इस तरह के और भी एडिटोरियल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन का क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है और हमारा लक्ष्य है आप तक उस शक्ति को सही और सटीक तरीके से पहुंचाना। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले हम लोग एक बार फिर से एडिटोरियल का जो कुछ वर्ड्स है वो देख लेते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है द डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। ये जो डिवीज़न करते हैं ना, ठीक है, विभाजन फाइनेंशियल पावर्स का, यानी कि वित्तीय शक्तियों का, टैक्सेशन का और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, किसके बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, इन अ फेडरल सिस्टम, ठीक है, एक संघीय मतलब कि व्यवस्था में, ठीक है। तो उसी को कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। इसको फेडरल फाइनेंस कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंस कहते हैं, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा यूनिटरी फाइनेंस, सेंट्रलाइज्ड बजटिंग, ठीक है। वर्टिकल डिवोल्यूशन का जो मतलब होता है द परसेंटेज शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस दैट इज ट्रांसफर टू ऑल स्टेट्स कलेक्टिवली, ठीक है ना। ये वर्टिकल पूल होता है, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो परसेंटेज शेयर जो होता है ना, परसेंटेज शेयर डिविजिबल पूल का सेंट्रल टैक्सेस का, ठीक है ना, वो जो ट्रांसफ़र की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी सारे स्टेट्स को सामूहिक रूप से, ठीक है। इसको वर्टिकल शेयरिंग, स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स। एंड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन डिविजिबल एलोकेशन। हॉरिजॉन्टल जो होता है डिवोल्यूशन, वो होता है फॉर्मूला बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स के कलेक्टिव शेयर का एमंग इंडिविजुअल स्टेट्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स के क्राइटेरिया को देख के आप उसको पैसा देते हैं। तो इंटर स्टेट एलोकेशन कर सकते हैं, रिलेटिव शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड शेयरिंग कर सकते हैं। एंड तो हो जाएगा वर्टिकल शेयरिंग, यूनिफॉर्म पर कैपिटा ट्रांसफर, ठीक है। डिविजिबल पूल का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। ये जो पोर्शन होता है, हिस्सा होता है सेंट्रल टैक्सेस का, मेनली जो है इनकम टैक्स और जीएसटी होता है, जिसको कि शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ एज पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार। तो शेयरेबल टैक्स पूल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस कर सकते हैं, कॉमन टैक्स रेवेन्यू पूल कर सकते हैं। इसका एंड हो जाएगा नॉन शेयरेबल टैक्सेस या सेसेस एंड सरचार्जेस, ओके। सेसेस एंड सरचार्जेस का मतलब होता है उपकर या फिर जाके अधिभार, ठीक है, एडिशनल लेवीज ऑन टैक्सेस, ठीक है ना, यहाँ टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं इसको, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, यानी कि एडिशनल लेवीज जो है टैक्सेस पर लगाते हैं, नॉट शेयर्ड विद स्टेट्स, जो इसको जो है ना सेस को स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, और सरचार्जेस को भी, एंड रिमेन इंटायरली विद द सेंटर। और ये अंतिम रूप से जो है ना, ये हमेशा पूरी तरह से केंद्र के ही पास रहता है। तो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हो गया, स्पेशल लेवीज हो गया, नॉन डिविजिबल, ठीक है, इम्पोस्ट हो गया, और इसका एंड हो जाएगा शेयर टैक्सेस, डिविजिबल रेवेन्यू या बेसिक टैक्स रेट्स। टैक्स एफर्ट क्या होता है ये जान लीजिए, द रिलेटिव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये जो रिलेटिव एफिशिएंसी है, जो क्षमता है एक तरीके से, और जो इफेक्टिव प्रभावकारी जो है विथ विच स्टेट कलेक्ट्स
जिससे जो है स्टेट कलेक्ट करती है अपना टैक्सेस को कंपेयर टू इट्स पोटेंशियल, अपने क्षमता के तुलना में, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी या फिजिकल परफॉर्मेंस, और इसको एंटो हो जाएगा टैक्स इवेशन, पुअर कलेक्शन या फिर लो एफर्ट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस जो होता है क्राइटेरियन दैट रिवार्ड्स स्टेट्स फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए जो है वो क्राइटेरिया होता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो होता है इकोनॉमिक एडवांटेज अ कंट्री इंजॉयज व्हेन इट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जब इसका वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि जवान लोगों का जो आबादी है वो जो निर्भर रहने वाले लोगों से ज़्यादा है, तो वर्किंग एज बल्ज या यूथ बल्ज बेनिफिट या पॉपुलेशन मोमेंटम एडवांटेजेस, इसका एंड हो या डेमोग्राफिक बर्डन, एजिंग पॉपुलेशन या फिर डिपेंडेंसी रेशियो क्राइसिस। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि स्कीम्स जो कि फंड किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, ऑफन विथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स मतलब शर्त, ठीक है। यानी कि केंद्र द्वारा मुख्य रूप से वित्त पोषित लेकिन राज्यों द्वारा कार्यान्वित योजनाएं अक्सर शर्तों के साथ, यानी कि CSS या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स या विथ स्टेट एग्जीक्यूशन या टाइट ग्रांट्स। एंड हो जाएगा स्टेट सेक्टर स्कीम्स, अनटाइड फंड्स या फिर ऑन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। रिकोर्स टू मार्केट बोरिंग्स का मतलब होता है घाटे को पूरा करने के राज्यों का खुले बाजार से उधार लेना, बॉन्ड इत्यादि की तरफ के माध्यम से, जैसे मार्केट डेट रिलायंस, बॉन्ड फाइनेंसिंग, ओपन मार्केट बोरिंग। इसका एंड हो जाएगा बजटरी सपोर्ट, सेंट्रल लोन्स या फिर ग्रांट फाइनेंसिंग। डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्पेस, ये होता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दैट अलाउज स्टेट्स टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रायोरिटीज विदाउट कंडीशन। राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की शर्त रहित, मतलब बिना शर्त का वित्तीय लचीलापन या वित्तीय आज़ादी कह सकते हैं। अनटाइड फिजिकल ऑटोनॉमी या फिर फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग रूम या फिर ऑन रिसोर्सेज डिस्क्रिशन। इसका एंड हो जाएगा टाइड ग्रांट्स टाइड ग्रांट्स या फिर कंडीशनल ट्रांसफर्स या रेस्ट्रिक्टेड फंडिंग। रिडिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स को मतलब होता है सडन लार्ज चेंजेस इन अ स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल ट्रांसफर्स दैट कैन डिसरप्ट बजट्स, ठीक है ना। यानी कि केंद्रीय हस्तांतरण में राज्य के हिस्से में अचानक बड़े बदलाव जो बजट को प्रभावित कर सकते हैं। एब्रप्ट री एलोकेशन इफेक्ट्स या शार्प ट्रांसफर कट्स या डिस्ट्रीब्यूशनल जोल्ट्स। और इसका एंड हो जाएगा ग्रेजुअल एडजस्टमेंट, स्मूथ ट्रांजिशन या फिर स्टेबल शेयर्स। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। स्टॉप शॉर्ट ऑफ जो होता है यानी कि डज नॉट गो फार एनफ, हेजिटेट्स और रिफ्यूजेस टू टेक फुल एक्शन, ठीक है ना। तो जब आप कोई चीज़ को काम करने से पहले जो है आप उसको छोड़ देते हैं आधा अधूरा, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ही स्टॉप्स, ये एडिटोरियल से लिया गया है लाइन, ही स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ एपोलाइजिंग फुली, वो पूरी माफ़ी मांगने से चूक जाता है या रुक गया। अंडरस्कोर्स द लिमिट, यानी कि सीमाओं को रेखांकित करना, ठीक है। दिस फेलियर्स अंडरस्कोर्स द लिमिट्स ऑफ आवर प्लान, हमारी योजनाओं की सीमाओं को रेखांकित करता है। रिकोर्स टू का मतलब सहारा लेना, लेफ्ट देम विथ, ये आपका इसमें है, लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण दिए, दे हैड नो रिकोर्स टू अदर फंड्स, उनको जो है दूसरे फंडों का या अन्य फंडों का कोई सहारा नहीं था, मतलब उसका आश्रय नहीं ले सकता था वो, है ना। स्टैगर्ड इंक्रीज, ये होता है चरणबद्ध या डन इन स्टेप्स और फेजेस, ठीक है ना, यानी कि धीरे धीरे कई चरणों में बढ़ना। दे प्लान अ स्टैगर्ड इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है, वेतन में चरणबद्ध वृद्धि की योजना। एब्रप्ट रिडिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स, यानी कि सडन एंड शार्प नेगेटिव चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, नेगेटिव चेंजेस। द पॉलिसी कॉज्ड एब्रप्ट शॉक्स, ये जो पॉलिसी की वजह से ना एब्रप्ट शॉक्स लगे, अचानक झटके लगे स्मॉल बिजनेसेस को। डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्पेस, यानी कि फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इन स्पेंडिंग मनी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो स्टेट्स नीड मोर डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्पेस, राज्यों को अधिक मतलब डिस्क्रिशनरी फिजिकल स्पेस चाहिए हो, मतलब चाहिए जिससे वो काम कर सके अपने।
प्रिंसिपल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मतलब कि मेन वे ऑफ मेकिंग चेंजेस, मतलब मेन एक प्रमुख तरीका बदलाव करने का या फिर संतुलन स्थापित करने का। तो बोरोइंग इज देयर प्रिंसिपल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो उधार लेना जो है ना उनका, यानी कि स्टेट्स का मुख्य एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये वर्ड्स और इडियम यहाँ समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नई परत के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।